अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। नए हफ्ते नए दिन का आगाज़ हम कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपका जनाब ये हफ्ता भी बेहतरीन गुजरेगा जिस तरह आपका पिछला हफ्ता बेहतरीन गुजरा है। और इस दुआ के साथ हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी कि जनाब आप जहाँ भी रहें महफूज रहें और तमाम तर बुराइयों और बीमारियों से भी दूर रहें, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा जो शहर है वो स्मॉग की लपेट में जा रहा है ना, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जनाब हम स्मॉग से महफूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि बढ़ती हुई स्मॉग की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने तो स्मॉग अलर्ट जारी कर दिया है। अब शायद हम इसे संजीदा नहीं ले रहे हैं, मगर ये एक बहुत ही संगीन और संजीदा मसला है। हालिया रिपोर्ट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तरफ आने वाली जो आलूदा हवाओं में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर देखी जाए हवा, लाहौर की हवा जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, और जिसके बाइस इंडिया के कई बड़े शहरों जिनमें नई दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर शामिल है, उनसे भी जो आलूदगी है वो पाकिस्तान और बिलखसूस हमारे शहर लाहौर में दाखिल हो रही है। और दिल्ली की आलूदगी लाहौर में स्मॉग की बहुत बड़ी एक वजह भी है, लेकिन ये तो एक वजह है जो मैंने आपको बताई है। दरअसल लाहौर में सड़कों पर दौड़ती बेतहाशा गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कारखानों से निकलने वाला धुआं भी इसका एक बड़ा सबब है। और ये आलूदा हवा हम सब के लिए नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर वो हसास और कमज़ोर अफराद के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि कितनी क्रॉनिक डिज़ीज़ में मुब्तला हैं, किन लोगों को सांस का मसला है, किन लोगों को अस्थमा का मसला है, उनके लिए तो ये जो माहौल है ये बहुत ही ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरा ये कि लाहौर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर्स पर आता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि हमने करना क्या है। मैं तो इस एतबार से यही नसीहत कर सकती हूँ कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो इससे पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज़रूर चेक करें अपने मोबाइल्स पे। अगर मुमकिन हो तो बाहर के कामों की फहरिस्त थोड़ी सी कम कर लें। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई अर्जेंसी है ना आप लोगों को, फिर आप बाहर निकलें, सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए बाहर जाएँ। ख़ास तौर पर जितने भी वालिदैन हमें देख रहे हैं, जितनी भी माएँ हमें देखनी हैं, वो अपने बच्चों को बाहर खेलने की इजाज़त ना दें, क्योंकि उनकी सेहत इस आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासर होगी। वैसे भी जो तिब्बी माहिरीन है उनका ये कहना है कि हम सबको ही मास्क पहनने की आदत अपनानी चाहिए, और साथ ही साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अपने चेहरे को बार बार धोना है, ताकि जो आलूदगी के ज़रात है ना ये हमारी जल्द पर जमा ना हो सके, क्योंकि इसकी वजह से आपको पता है आई इन्फेक्शन भी हो जाता है और स्किन के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। और दूसरा ये कि गाड़ी चलाने वालों से दरख्वास्त है कि जब आप मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर निकलें तो एहतियात बरतें, गाड़ियों की गैर ज़रूरी आमदोरफ्त कम करें, कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि हम सब मिलकर इस फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने में एक अपना हिस्सा डाल सकें। ये मसला सिर्फ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात या फिर हुकूमत का नहीं है, बल्कि ये हम सब का कलेक्टिवली मसला है। हम सबको इस सूरत हाल का सामना करना है और हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी होगी, ताकि लाहौर की फ़ज़ा को हम फिर से साफ़ सुथरा बना सके और आने वाली नस्लों को ये जो बेहतर माहौल है ना ये दिया जा सके, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। और अगर सेहत ही नहीं है ना तो आप ज़िंदगी के मज़े और ज़िंदगी की रंगीनियाँ, ज़िंदगी की खूबसूरती नहीं देख सकते। तो ये जो हमारा माहौल ख़राब हुआ है ना, ये भी हमारी अपनी वजह से ही हुआ है। तो अगर हमने इसको ठीक भी करना है तो हम किसी एक फ़र्द वाहिद के ऊपर नहीं ज़िम्मेदारी डाल सकते, या किसी एक इदारे के ऊपर या सिर्फ हुकूमत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं कि उन्होंने ये माहौल ठीक करना है, जबकि इसको ख़राब करने वाले हम सब हैं, पूरी कौम है इसको ख़राब करने वाली। तो इसलिए जब हमने कलेक्टिवली काम करना है, किसी अच्छे मुस्बत मकसद के लिए काम करना है, तो सबको करना चाहिए। आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसलिए अपने माहौल को साफ़ रखें, ताकि आप भी सेहतमंद रहें और आपकी आने वाली नस्लें भी सेहतमंद रहें। और इसको खुदारा ये जो स्मॉग है, फ़ज़ाई आलूदगी है, इसको एक मसला समझें। ये बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर बात रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। और
मैं भी आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ये कहती रहूँगी कि आपने SOPs का लाजमी इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी जनाब आज का पैगाम था जिसके साथ हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अभी हमने आगे बढ़ना है, कुछ हमारे खेल के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि क्रिकेट का खेल है, क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया गया है और 25 क्रिकेटर्स को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीज़न के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 5 उभरते हुए क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। और बताया ये जा रहा है कि जो बैनुल-अक़वामी सीज़न के लिए 25 क्रिकेटर्स हैं उनको 12 माह के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। तो इनमें कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हैं, ए कैटेगरी में कौन से खिलाड़ी आते हैं, बी कैटेगरी में कौन से आते हैं, किन किन के नाम सामने आए हैं और किस खिलाड़ी को कितने पैसे मिलेंगे, इस पर भी हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उसामा गौरी मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं और स्पोर्ट्स की बीट करते हैं। तो उसामा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप उसामा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, PCB ने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, तो कौन कौन से खिलाड़ी इसमें जो है ना वो शामिल हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले 1 साल के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया है। उसमें बुनियादी तौर पर 25 क्रिकेटर शामिल किए गए हैं, जिनमें अगर कैटेगरी वाइज बात की जाए तो ए कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं, जबकि बी कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद को शामिल किया गया है। लेकिन शान मसूद की जो बी कैटेगरी है वो उनकी कैप्टनसी के साथ मशरूर की गई है। अच्छा, आपने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को ए से बी कैटेगरी में अब डाला गया है, इसकी क्या वजह है कि ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस और फिटनेस के हवाले से PCB को जो है रिपोर्ट अच्छी मौसूल नहीं हुई थी, इसलिए उनकी पिछले 1 साल में कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। कई इवेंट्स में वो नाकाम भी हुए, वो फिट भी नहीं रहे थे, तो इसलिए उनकी तनज़्ज़ुली कैटेगरी की हुई है। वो पहले ए कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, लेकिन अब उनको डी कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसी तरह जो दीगर क्रिकेटर्स हैं, अगर सी कैटेगरी की बात की जाए तो सी कैटेगरी में टोटल 11 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें अब्दुल्ला शफीक है, शादाब खान है, अब्रार अहमद है, साजिद खान है, सलमान अली आगा, सऊद शकील और नुमान अली इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ नुमान अली की जो सी कैटेगरी में शमूलियत है वो भी उनके फिटनेस के साथ मशरूत की गई है और हारिस रऊफ और शाइम अयूब को भी सी कैटेगरी में रखा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डी कैटेगरी में खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, उनमें जो खिलाड़ी शामिल हैं उनमें आमिर जमाल है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, मोहम्मद हुरारे हैं, मोहम्मद अमीर हमजा है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम है। टोटल ये 25 खिलाड़ी हैं जिनको 1 साल के लिए नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसमें 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मर्तबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी है। उनमें खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं और उस्मान खान शामिल है। ये वो क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं, परफॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी है। लेकिन कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जिनको इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी गई, उनकी छुट्टी की गई है। उनमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद शामिल है। हैरानकुन तौर पर फखर जमान को इस दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। ठीक है जी, PCB ने क्रिकेटर्स के साथ नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है कि इस खिलाड़ी को कितने पैसे मिलेंगे, कौन कौन ए कैटेगरी में शामिल है, कौन कौन बी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उस हवाले से हमने आपको बताया। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। उसामा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपडेट किया। जनाब, अब कुछ जमहूरियत के हवाले से और जमहूरी निज़ाम के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब, जमहूरी निज़ाम तभी कह लें कि मजबूत होता है जब हमारी ओपोजिशन बहुत मजबूत हो और एक बड़ा मजबूत किरदार अदा करती है जमहूरी निज़ाम में। और देखा जाए तो ओपोजिशन में इस वक्त PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ धड़े मौजूद हैं, स्कैटर्ड सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और हर कोई अपनी अपनी सियासत करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और दूसरा ये कि इख्तलाफात की बातें भी आए रोज़ मामूल पर हैं, सामने आती हैं। PTI लाहौर में जो तंजीम साजी है उसके मामले पर भी आमने सामने आ चुकी है। तो जब ये ख़ुद ही मजबूत नहीं है तो ये अपोजिशन के तौर पर किस तरह एक अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं, या फिर आवाम को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, आवाम के मसाइल हल करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है
हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मामलात क्या हैं। हमज़ा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया मुनीबा, आपका आपने वक्त दिया। हमज़ा, ये क्या मामला है? जिस तरह मैंने बात की कि जमहूरी निज़ाम की बेहतरी के लिए अपोजिशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, एक अहम किरदार अदा करता है। तो पीटीआई में इख्तलाफात की बातें हमारे सामने आती हैं, ख़ुद ही ये लोग स्कैटर्ड नज़र आते हैं, तो ये लोग अवाम को किस तरह कायल करेंगे या फिर उनके मसाइल के हवाले से उन्हें बताएंगे? क्या वजह क्या है कि ख़ुद ही ये आपस में ही एक जमात नहीं है, स्कैटर्ड है? अच्छा देखिए मुनीबा, इसमें जो है ना मेन वजह तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में है, जो इनके साथ होता आ रहा है, उसके बाद जो है वो मेन मसला जो क्रीम जिसको हम कहते हैं, जो पुराने चेहरे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, अब वो एकदम से जो है वो पार्टी छोड़ गए और उसके बाद जो आप नुमाइंदे हैं जिनको पॉकेट दी गई है, अब वो हैं जिन्होंने कुछ मखसूस काम किए हैं। तो इस वक्त जो धड़ेबाजी है वो उसमें मेन मकसद जो है वो ये है कि जो पुराने वर्कर्स हैं जिनको पुरानी क़यादत जानती थी, उनको जो है वो पीछे कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है ये लीडरलेस तंजीम है इस वक्त। और जो मखसूस जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मखसूस लोगों से ताल्लुकात रखे, उनको जो है वो ओहदे दे दिए गए हैं। उसमें अपने अपोजिशन लीडर भी आते हैं, उसमें पार्लिमानी लीडर भी आते हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज जो है वो अहम शख्सियात जो है नजर आती हैं, जिनको हम जो है वो 3 से 4 महीने पहले कह लें या फिर साल पहले जो है पार्टी खुद जो है वो तस्वुर नहीं करती थी ये कौन है। तो इस वक्त जो है वो मेन जो धड़ेबाजी है इसकी वजह से जो पुराने मेंबर्स हैं और जो पुराने वर्कर्स हैं जिन्होंने ज्यादा काम किया, उनको जो है वो पीछे रखकर जो नए बंदे हैं जिन्होंने कुछ मखसूस वक्त के लिए काम किया, उनको जो है वो ओहदे दे दिए गए हैं। और अच्छा, दूसरा हमजा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि लाहौर हमेशा ही कह लें कि मरकज़ रहा है सियासत का भी, इज्तिमात का भी और जलसे जुलूसों का भी, रैलीज़ का भी, तो लाहौर में जो पीटीआई या ये जमात है इसके कितने धड़े मौजूद हैं? देखिए इस वक्त जो है ना मुनीबा 2 मेन ग्रुप्स हैं। एक तो वो ग्रुप है जो इस वक्त ओहदों पर फाइज है और एक वो ग्रुप है जो ओहदे लेना चाहता है। अब उसमें जो है वो हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो है वो सदर लाहौर शेख इम्तियाज और एक उनके MP हैं फारूक जावेद नून, उनके अंदर जो है वो तकरीबन बल्कि हाथापाई की जो है वो खबरें सामने आई, जो कि बड़ी तशवीशनाक थी। अब जो गुज़िश्ता पिछले हफ्ते से चल रहा है कि एक जो पार्टी ओहदों पर फाइज है, वो दूसरी पार्टी जो ओहदे लेना चाहती है उसको जो है वो ओहदे दे भी रही है, लेकिन अगले ही दिन जो है वो उसमें इस्तीफे सामने आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो पार्टी ओहदे लेना चाहती है वो चाहती है कि हमारा पूरा धड़ा जो है वो ओहदों पर आए और जो ये धड़ा अभी मौजूद है ओहदों पर, ये सारे के सारी तंजीम जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन अभी तक जो है वो मुशावरत किसी भी तरीके से देखने में सामने नहीं आ रही। अब जो कल की खबर है गुज़िश्ता रोज की, जो इनके नायब सदर मुकर्रर हुए तकरीबन 1 दिन पहले हामिद खान, उन्होंने जो है वो खुद से अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया और बाकायदा जो है वो शेख इम्तियाज जो लाहौर के सदर है उनको ऑडियो मैसेज भेजा जो मंजर आम पर लेकर आए कि आपका ये ओहदा मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है वो पुराने लीडर नाम से जानते हैं और जब मैं कहीं पर चला जाता हूँ तो स्पीकर कहते हैं कि जी मुझे जो है वो नाम से बुलाकर स्टेज पर बुलाया जाता है, तो आपने मुझे ओहदा जो है बड़ी लेट दिया। इनमें जो मेन मसला है वो ये है, तंजीम जो इस वक्त मौजूद है वो चाहती है कि हम किसी तरीके से मुशावरत करें, लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो कहता है कि ये सारी तंजीम जो है वो चेंज हो और उस पर जो है हम लोग पीटीआई में क्या क्या इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, कितने धड़े मौजूद हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। और जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल उन्हें सामना करना पड़ता है और उनमें से बाज़ मसाइल तो ऐसे होते हैं जिनके सेहत पर काफ़ी असरात होते हैं। ख़वातीन को हार्मोन्स की तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है जिनसे उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत काफ़ी मुतासर होती है। इसके अलावा एक और मसला है जिसको PCOS का भी कहा जाता है, जिसको माहिरीन पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। ये एक हार्मोनल मसला है जो कि दुनिया भर की 15 से 20% ख़वातीन को दौरान हमल होता है और इसकी अहम अलामात ये है कि दौरान हमल औरतों का वज़न बढ़ना या फिर कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दौरान हमल औरतों की माहवारी के दौरान ये भी मुतासर हो सकते हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये मर्ज़ शदीद शक्ल इख्तियार कर सकता है जिससे माँ के साथ साथ बच्चे की सेहत भी मुतासर हो सकती है। अब इस पे हमने बात करनी है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड
प्रॉब्लम हो सकती है या इस मसले से किस तरह निकला जा सकता है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर आपको पीसीओएस का मर्ज़ लाहक है, तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना आमिर ख़ान मौजूद हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं एंड रोबोटिक सर्जन भी हैं, जो कि दुनिया में नहीं पाकिस्तान में पहली दफ़ा वो कर रही हैं रोबोट्स के थ्रू। तो डॉक्टर रेहाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रेहाना, पीसीओएस जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, हम इसका बारे में सुन भी रहे हैं, हर दूसरी औरत को ना ये प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है। सिर्फ आफ्टर मैरिज नहीं, बिफोर मैरिज भी, बल्कि टीन एज में बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम होती जा रही है। होती क्यों है? बेसिकली जैसे आपने कहा कि पॉलीसिस्टिक डिजीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, आप कह रहे हैं जी पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है। हाँ। सिंड्रोम का मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो बॉडी के हर सिस्टम को डिस्टर्ब करे, कि जो सिर्फ एक सिस्टम तक कन्फाइंड नहीं है। हाँ। आमतौर पे ये कंसीडर किया जाता है ना ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस सिर्फ क्रिएट कर रही है। हाँ। ऐसे नहीं है, ये आपके समझ लें कि सर के बालों से लेके आपके पाँव तक को इफेक्ट करती है। सिंड्रोम उसी चीज़ को कहते हैं जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स करे, जिन्हें हम कहते हैं जी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रही है ना एक चीज़। जैसे आपका जो बॉडी का पैटर्न है, आपका हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको फ्रंटल बाल्डनेस हो जाएगी, फ्रंट पे आपके हेयर्स लॉस हो जाते हैं, फेस पे आपको हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है एब नॉर्मल एरियाज पे बॉडी में, अदरवाइज जो कि फेमिनिज्म का पार्ट नहीं होती है हेयर ग्रोथ। हाँ, मतलब ये आपके चिन में आना शुरू हो जाते हैं इस तरह वहाँ आपके वो हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है एक्चुअली, उसके अलावा आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा अनड्यू। एट द सेम टाइम बेशुमार पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं जी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिलसिला है जिसे आम ज़बान में हम पीरियड्स कहते हैं, वो खुद से आना भी बंद हो जाते हैं। पहले तो ये होता है जी लाइक 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद चले गए, उसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि वो आपको खुद से आते ही नहीं, आपको कोई पिल्स लेनी पड़ती है, फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल गेन करते हो, जो कि पेशेंट के लिए मेंटली सिर्फ फिजिकली नहीं है ये प्रॉब्लम। एक फीमेल के लिए ये डिजीज़ ज़्यादातर अनमैरिड लाइफ से स्टार्ट हो जाती है, इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। कि हम कहें जी आमतौर पे फीमेल ये भी कंसीडर करते हैं कि मेरी आई गॉट मैरिड दैट्स व्हाई आई गेट इट। शादी का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, ये मिथ है एक कि शादी के बाद हो जाती है या इस तरह, इसका कोई लेना देना। शादी के बाद इसलिए खवातीन को पता चलता है कि वो क्योंकि फर्टिलिटी, हाँ, कंसेप्शन का इशू बहुत बड़ा है, जाती है तो उन्हें पता चलता है जी यू हैव कंसेप्शन का इशू बहुत बड़ा है, कंसीव किया इसलिए जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिलसिला है ये एक्चुअली इसी वजह से है कि कल को प्रेगनेंसी होनी है, बच्ची होने, इसका रिलेशन ही उसी से है। जब मेनोपॉज हो जाता है प्रेगनेंसी बिल्कुल भी, हाँ जी, वो नहीं हो सकता। फीमेल को ये एविडेंट उस वक्त नहीं होती जब उनके चेहरे पे बाल होते हैं, उससे मतलब ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। जब उनका हेयर फॉल भी होता है ना तो विटामिन लेना शुरू कर देंगी, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, शैम्पू चेंज करेंगी। जब हेयर फॉल, जब चेहरे पे बाल हो जाएंगे लेजर की तरफ जाएंगी। हालांकि ये एक्सोजिनस प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ये बाहर से नहीं है, ये आपके ब्लड से है जो कि पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। आपका मेलास्मा स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, कौन से कॉमन कह लें कि साइंस एंड सिम्टम्स हैं पीसीओएस अगर आपको हैं इन टीन एज भी, तो आपके वो कॉमन जो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं जो हम उसको कॉस्मेटिक के तौर पर ले रहे होते हैं? एक्चुअली अगर हम थ्योरेटिकली बात करें और एग्जैक्ट प्रैक्टिकली तो इसका एक क्राइटेरिया है। हाँ जी, उसे हम कहते हैं रूटरडम क्राइटेरिया, कि एक्चुअली 3 चीज़ें अगर आपकी बॉडी में आ रही हैं। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का पैटर्न ये होगा कि वो स्कैंटी हो जाएंगे, लाइक पहले फ्लो कम होगा, देन आपके बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा, 1 मंथ की बजाय 2 मंथ पे, 3 मंथ पे। नंबर 1। नंबर 2, आप जब ज़ाहिर है ये वाला प्रॉब्लम होगा तो आप अल्ट्रासाउंड कराओगे। अल्ट्रासाउंड पे वो कहेंगे कि जी आपका कोई प्रॉपर फॉलिकल नहीं है, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स हैं बट नॉट ऑफ अप्रोप्रिएट साइज। जैसे आम ज़बान में फीमेल ये कहते हैं कि जी मेरा तो एग ही नहीं बनता, लेमन इसको जो फॉलिकल का साइज है उसको कंसीडर किया जाता है कि जी मेरा तो एग ही नहीं, एग फॉर्मेशन नहीं है। अल्ट्रासाउंड वाले कहेंगे जी नो डेफिनेट फॉलिकल, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स हमें नजर आ रहे हैं आपके। और थर्ड जो होता है, थर्ड हम कहते हैं जी हाइपर एंड्रोजिनिज्म है। एंड्रोजिन एक हार्मोन है जो एक्चुअली मेल बॉडी का पार्ट है। अच्छा। फीमेल में वो सप्रेस्ड होता है। पीसीओ के मरीज में जब प्रॉपर फॉलिकल नहीं बनता, जो स्मॉल फॉलिकल्स हैं वो एंड्रोजिन रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं हाइपर एंड्रोजिनिज्म। तो जो मेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, जो फीमेल हार्मोन है वो सप्रेस हो जाता है। उसकी सप्रेशन से एक्चुअली जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी में वो सारे साइंस आना शुरू हो जाते हैं जो मेल पैटर्न पे, लाइक आपके मसल की, बॉडी की फिजिक, आप जैसे मेल के आगे से हेयर्स बाल्डनेस होना शुरू, लाइक बाल्डनेस, फ्रंटल बाल्डनेस जैसे मेल में है, फ्रंटल एरियाज की। हिर्सुटिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी
फेस पे, आपकी चेस्ट पे, चेहरे पे आपकी आना थाइज शुरू पे हुए। एब नॉर्मल मेल पैटर्न पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ओके। आपकी स्किन में एक्नी आ जाएगी, जैसे ओके। मेल्स में है, स्किन हार्ड एंड टफ हो जाएगी, स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। लाइक वो आपको एक फीलिंग, पीसीओ का मरीज इतना टिपिकल होता है कि समझ ले अगर मैं क्लिनिक पे बैठी हूँ, पेशेंट एंटर होता है, आई कैन आइडेंटिफाई द पेशेंट विदाउट एनी लैब, जस्ट फ्रॉम द फेस, हेयर्स एंड टेक्सचर ऑफ द बॉडी, ओके। ये पीसीओ का अच्छा, पेशेंट ये है। तो आपने कहा कि ये थ्योरेटिकली जो हमें बताए जाते हैं साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ये वो हैं कि अगर बिल्कुल ये तीन practical अगर application चीजें है हैं इनकी, तो ये बिल्कुल। आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपको इनमें पीसीओएस से का अगर प्रॉब्लम है। एक भी आता है ना, फिर एक भी आपको फॉरन कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट। अच्छा, क्या आपका वेट रैपिडली लॉस हो रहा है या रैपिडली बढ़ रहा है, क्या उसको भी हम पीसीओएस में बहुत ही कंसीडर कर सकते इंपॉर्टेंट हैं? बात है ये, आपका क्वेश्चन इस लिहाज से बहुत ही अच्छा पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि पेशेंट ये कंसीडर करते हैं कि एक्चुअली मेरा वेट गेन हो रहा है बिकॉज ऑफ पीसीओएस। ठीक, फीमेल ओके। के ये नॉर्मल है बात। जी। वो कहते हैं ये चूंकि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया, मेंसेस बंद हो गए, मैंने वेट गेन शुरू कर दिया। बिल्कुल 100% गलत है। 100% गलत। ओके। एक्चुअली आप क्या होता है कि आपका पहले डाइटरी पैटर्न चेंज होता है, आप कोई सिलेक्टिव नहीं हो अपनी डाइट में, वट एवर इन फ्रंट ऑफ यू यू विल ईट, कि जो आपको मिल रहा है आप खाई जा रहे हैं, आपने कोई सिलेक्शन नहीं की डाइट सही। की। उसकी वजह से जो पहले आपका वेट गेन होता है, देन यू गेट द पीसीओएस। अच्छा, पहले वेट गेन होता है फिर पीसीओएस होता है। लेकिन 10% पीसीओएस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें वेट गेन नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि मैनी टाइम्स आप फास्ट फूड या कुछ खाते हो, वो आपकी बॉडी का वेट गेन उस तरह नहीं करती, लेकिन आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनको उनको कम सप्रेशन कर कर देती हैं। बहुत कम कर देती हैं। तो एक्चुअली जो एंटीऑक्सीडेंट जो ही कम होते हैं, एंड्रोजन ऊपर जाना शुरू हो जाता है, वो ओवरीज में पीसीओएस क्रिएट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जी, जी। नेचुरल डाइट। जी। अगर मैं आपको सादा लफ्जों में आम लोगों के लिए बात करूं कि डाइट किसे कहते हैं, हाँ। कि जो पीसीओ ना करे, जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करे, तो सादी वो डाइट जो सादी गिज़ा जो सादी गिज़ा जो आज से सब्जियां, 100 ईयर्स fruits। पहले खाई जाती थी, हाँ। जो आज से 100 साल पहले, जिसमें कोई आर्टिफिशियल डाइट नहीं है, ठीक। फ्रोजन डाइट नहीं है, फ्रीज आइटम्स मतलब नहीं घर है, में पका हुआ खाना, सादा ग़िज़ा। सब्जियां हो, हाँ, फ्रूट्स हो, ये vegetable, चीजें हैं। हाँ जी, जूसेस मिल्क शेक नहीं, हाँ। लाइक फ्रूट खाएं आप, हाँ, ठीक आपके है। खाने की कैपेसिटी है, ज़ाहिर है आप उनको खाएं, ठीक बजाय है। इसके क्या फ्रूट्स वेजिटेबल है, उसमें फाइबर सारा वेस्ट हो जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सिंपल से सिंपल ग़िज़ा, ग़िज़ा जो नेचुरल, है ना वो आपको पीसीओएस से बचा सकती बट है, नॉट मुख्तलिफ ये नहीं बीमारियों जो से बचा सकती है। पाकिस्तान में 3 टाइम्स का इवन घर का रूटीन मील खाया जाता है वो भी कि आपने नहीं। रोटियां खा लिया, हाँ, आपने राइस खा चावल लिए खा बहुत लिए, ज़्यादा, हाँ। और सैलेड खाते ही नहीं आप एक एप्पल समझ के समझते हैं कि मैं फ्रूट खा रहा हूँ। लेकिन नहीं, इट्स वो नॉट नहीं, लाइक दिस। वो आपको फ्रूट का requirement मतलब ज़्यादा है होती कि है। आपने 3-4 सेटिंग है आपकी फ्रूट की, लाइक दिन में 3-4 मरतबा आपने sufficient फ्रूट के amount में डिफरेंट फ्रूट खाया। लेना हाँ, ही लेना fruit है, लेना ही ठीक है। लेना। और अच्छा, salt आपका part दूसरा हो। मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि क्या टीन एज में, मतलब आज से अब देखा जा रहा है कि अबव 13 भी लड़कियों की ये प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड्स PCOS। की, और ये प्रॉब्लम, तो क्या उनमें भी ये पीसीओएस हो सकते हैं आफ्टर 13 या बिफोर 13? पीसीओएस एक्चुअली अब बहुत अर्ली ऑनसेट आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि हम जब बच्चा खाना शुरू होता है, लाइक लड़की 6 इयर्स की है, 7 इयर्स की है, तो हम उसको फास्ट फूड देना शुरू कर देते हाँ हैं। जी, ऐसे बच्चे इंक्लाइंड हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो एक्सेट्रा, तो वो सारा कुछ जब वो खाएंगे, अर्ली ऑनसेट पीसीओ कॉमन प्रॉब्लम है इस टाइम, कि जो अच्छा। टीनेजर्स में स्टार्ट हो जाता है। और बच्चे साइकोलॉजिकली बड़े डिस्टर्ब होते हैं ना, उनको दे डज नॉट नो ऑल दिस स्टोरी कि भाई ये क्या कहानी, उनके लिए डिस्टर्बेंस का बात है। जब Okay. उनकी माँ डिस्टर्ब होगी, वो मैनी टाइम्स आते हैं जी मेंसेस ही नहीं आ रहे, इसकी पता नहीं ओवरीज भी हैं कि नहीं, इसकी पता नहीं यूट्रस ठीक फंक्शनल है कि नहीं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइंस Obviously, है। हाँ जी, उनको true। ये आइडिया ही नहीं कि सिर्फ एक डाइट का एलिमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम Problem क्रिएट कर सकता और है। पीसीओ को एक बार याद रखें कि पीसीओ के ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स नहीं है Okay। कि आपको कॉस्मेटिक इश्यूज हो रहे हैं, आपकी बॉडी का टोटल मेटाबॉलिज्म इसने शिफ्ट कर देना। ठीक है। लाइक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर चला जाना है, आपके जो लिपिड्स पर्टिकुलरली Profiles सेफ्टी हैं, के हाँ। लिए चाहिए लिपिड प्रोफाइल, वो वो भी नीचे नहीं आ है। जाएगी, दूसरे फैटी एसिड्स आपके हाई हो और जाएंगे। दूसरा ये कि आपको Long- कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। कंसेप्शन बिग इशू है, बिग इशू। उसके बाद ये एग बनाने के लिए टैबलेट्स लेते हैं और इंजेक्टेबल लेते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं। वो आपके बायोलॉजिकल एज के लाइक आपके अगर बायोलॉजिकल एज 30 ईयर है और आपने 6, 7, 8 टाइम्स या 10 टाइम्स आपने ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स, जो कि आम तौर पे पीसीओ का मरीज कहता है नहीं मैं मेंसेस के सेकेंड डे से दवाइयाँ ले रही हूँ फॉर एग फॉर्मेशन, अच्छा, वो बहुत हाइपोटेंसी दवाइयाँ होती हैं। Okay। और पेशेंट को जब एक दफ़ा डॉक्टर लिख के देता है मल्टीपल टाइम खुद से वो लेते खुद से रहते ले रहे होते हैं, ठीक उसके बाद है। जब पेशेंट का टेस्ट कराया जाता है ओवेरियन रिजर्व का, लाइक पेशेंट की जो ओवरीज हैं वो कितनी को डिक्लाइन कर गई हैं, वो स्टिमुलेट करती हैं ओवरीज को, Okay। जबकि ओवरीज
तो आपके एंड्रोजन ऊपर होने की वजह से नॉन फंक्शनल है, आप उसको दुरुस्त नहीं कर रहे हो, आप उनको बूस्ट अप कर रहे हो विद मेडिकेशन, जिसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व ओवरीज डिक्लाइन कर जाती है। और जो हार्मोनल लेवल है जो ओवरी के रिजर्व को शो करता है वो आपके बायोलॉजिकल एज 30 ईयर है, और आपका जो हार्मोन्स का लेवल है वो डिक्लाइन करके 40 इयर्स पे चला जाता है विद इन 2-3 ईयर्स। तो ये मसला होता है जब आप खुद से जब दवाइयाँ आप खा रहे होते कंसीव हैं। नहीं कर रहे, हाँ। फिर आप डॉक्टर्स की तरफ रश करते हो, फिर आप जल्दी में होते हो। सही। पाकिस्तान में थोड़ा सोशल सेटअप जी, भी जी, ऐसा है ज़्यादा ना, है, हाँ। फिर फीमेल को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पीसीओ अगर आप आज डाइट चेंज करोगे आपका रिवर्ट बैक नहीं होना 1-2 मंथ में, इट अच्छा, विल टेक ये- 6 मंथ एट लीस्ट। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि जो पीसीओएस का मसला है ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है या इसको एक दफ़ा रिकवर करके ख़त्म किया जा सकता है? जो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेशुमार पेशेंट आते हैं ये कहते हैं मेरी जान छूटेगी नहीं। मैं कहती बीमारी वो अच्छी है जो डॉक्टर के इख्तियार में कम और मरीज़ के में ज़्यादा, जी। कि ये एक्चुअली आपके इख्तियार में, कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, आप मोबिलाइज हो, आप एक्टिव हो गए हो, आप एक्सरसाइज वॉक एक्टिविटी इनहेंस कर दिया, आपने अपनी डाइट को चेंज कर लिया, पीसीओ से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी आपको। अच्छा। यू विल कंप्लीट योर फैमिली स्मूथली। और जो पीसीओ के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उनसे भी आप बच जाओगे एट द सेम टाइम। आमतौर पे जिनको यूट्रस का कैंसर होता है, ओवरीज का या इवन ब्रेस्ट का, उनमें से मैनी वो पेशेंट होते हैं जो प्रीवियसली पीसीओज होते हैं, क्योंकि एक्चुअली पीसीओ में हम कहते हैं क्रॉनिक हार्मोनल स्टिमुलेशन है, जो कि इन तीनों ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके इनमें कैंसर का बायस लेटर इन लाइफ। पीसीओ का Okay. मरीज इज मोर प्रोन टू कार्डियक इश्यूज, हाइपरटेंशन, cancers. डायबिटीज, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन Breast कैंसर cancer. एंड ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए पीसीओ के लॉन्ग टर्म अगर आप पीसीओ को रिवर्ट बैक नहीं करते, समझ लें आपके नहीं हुए बच्चे, जो पाकिस्तान में बेशुमार पीसीओ के मरीज जो कंसीव ही नहीं करते क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज नहीं किया, डाइट चेंज नहीं की, ओवेरियन रिजर्व डिक्लाइन कर गए, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसे एक इरा से निकलते हैं, नेक्स्ट जब मैं 40 इयर्स के बाद उनको नई प्रॉब्लम नई problems आ जाती, बिल्कुल, नई जो chronic abnormal disease आ ब्लीडिंग जाती। है, इवन कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, उसके ठीक है। बाद ब्रेस्ट के प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज स्टार्ट हो जाएगी अर्ली एज में, ठीक नॉट है। आफ्टर 60। अर्ली onset ऑफ डायबिटीज एसोसिएटेड विद पीसीओ। पीसीओस With मतलब ये PCOS. नई नई स्टडीज जो है ना इसके हाँ, ऊपर आ long term रही इस पे आ हैं कि रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी आपको सिर्फ और सिर्फ PCOS पीसीओस की वजह से हो सकती हैं। अच्छा, कोई मतलब इसके कोई रीजंस या कॉजेज पता चल सके कि ये है क्यों? क्या ये मौरूसी भी बीमारी है या फिर सिर्फ ये हार्मोनल चेंजेस ही हैं? ये भी आपका यहाँ बैठे हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करो जो पब्लिक में जानना चाहती है, पब्लिक हाँ। जानना चाहती है, मिसकंसेप्शन है हाँ। जिनके लिए। आमतौर पे ये कंसीडर किया जाता है नहीं मेरी बहन को भी है, बड़ी को पीसीओ, मेरी मुझे भी हो 2 जाएगा। सिस्टर्स हैं, मैं थर्ड हूँ, मुझे तो इस वजह से डॉक्टर साहब हमारे जेनेटिक है। अच्छा, उसके बाद वो कहेंगे जी हमारे जेनेटिक है, जो ज़्यादा बीएमआई ओबेसिटी है वो, या जिसे कहते हैं कि जी हम मोटे हैं, वो भी हाँ, हमारे वो भी हमारे जेनेटिक genetics में है, हाँ। एक्चुअली क्या है कि पूरी फैमिली मिलके एक ही चीज़ खाती है। वो जेनेटिक नहीं है, पीसीओ बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है, ना अच्छा, इनहेरिटेंस है इसका। ओके। और सब फिर मैं आगे सुनो ये कहती हूँ कि सारी फैमिली एक ही डाइट खाती है ना, जो पकते कि हर कोई लहदा खाता है, हाँ। तो इसका मतलब आप में से कोई भी हेल्दी नहीं ले रहा डाइट। तो उसकी ये रीज़न है कि आपको ये फीलिंग आती है कि चूंकि हम 3 सिस्टर है और तीनों को पीसीओ है, तो इसका मतलब ये कोई जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है। जेनेटिक्स का कोई लेना देना इसके नहीं साथ है, कोई लेना बिल्कुल, देना नहीं, ये बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल के साथ है। हाँ, अच्छा, lifestyle। दूसरा लास्टली एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, लोग कहते हैं जी ये जो चिकन हम खाते हैं इसको क्योंकि हार्मोन्स दिए जाते हैं या इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है और ख़ासतौर पर पीसीओएस का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। ये बता दें ज़रा क्विकली, वाकई ये ऐसा भी, है? बिल्कुल ऐसा है। चिकन, क्योंकि ऐसा चिकन है। को आमतौर पे वो नेचुरली ग्रो नहीं किए जाते, हाँ। उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा कि मीट को जल्दी ग्रो करने के लिए इवन मिल्क में ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है, जो आपकी है उनको ऑक्सीटोसिन लगाते हैं एनिमल्स को, ताकि इनहैंस हो मिल्क की प्रोडक्शन। तो ऑक्सीटोसिन भी ड्राइव करता है इस सारी चेंजेस को। और जब चिक को ग्रो करते हैं उनकी जल्दी ग्रोथ के लिए स्टीरॉइड दिए जाते हैं, और वो भी ज़ाहिर है वो भी हार्मोनल चेंजेस आपकी करता इस है। चीज़ को एग्रीवेट बिल्कुल, कर बिल्कुल सकता है। aggravate करता है। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर रेहाना मौजूद थी। डॉक्टर रेहाना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। पीसीओएस पे हम बात कर रहे थे कि पीसीओएस का मसला है क्या और इसको किस तरह हल किया जा सकता है। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर समेत डिवीज़न भर में इंसदादे स्मॉग कार्रवाइयाँ, आलूदगी क्यों ना कर हो सकी,
कार्रवाइयाँ चल रही हैं, दूसरी ये कि एंटी स्मॉग अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी फर्जी साबित हो रही हैं। हर तरह की कार्रवाइयाँ ज़ाया क्यों हो रही हैं? इसकी एक वजह ये भी है कि दफातर, तालीमी इदारों, मार्केट्स, लारी अड्डों पर शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ख़ुद कानून नाफिज करने वाले सरकारी अफसरान ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है और पकड़ धकड़, फैक्ट्रियों की बंदिश महज फ़ोटोशूट तक कह ले के महदूद होकर रह गई है। इसी तरह से तो स्मॉग मेरे ख्याल से कम नहीं होगी जब तक एग्रेसिवली कह ले के काबू नहीं पाया जाएगा, काम नहीं किया जाएगा, इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे। पकड़ धकड़ जारी है और चालान भी किए जा रहे हैं, गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी गिराया जा रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है कि नहीं होने वाला, या कह ले के ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इमरान साहब, जिस तरह ये आलूदगी फैलती जा रही है, आपको पता है कि आप भी अभी बाहर से आ रहे हैं, क्या माहौल है बाहर का कि आज भी हमारा जो शहर लाहौर है वो आलूदगी के नरगे में है? हर शहरी, बिलखसूस लाहौर का जो शहरी है ना, वो तो बीमार ही पड़ा हुआ है, गला ख़राब, खांसी, फ्लू या आइज़ इन्फेक्शन ज़रूर है, हस्पतालों पे बोझ बढ़ गया है। तो क्या है ये फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, तो ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये असर क्यों नहीं हो रहा, कम क्यों नहीं हो रही फिर कार्रवाई? बहुत शुक्रिया मुनीबा। चूँकि मॉर्निंग शो है तो सुबह सुबह का वक्त है, सारे लाहौर को सलाम। हाँ। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बदस्तूर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। जब स्मोग आई ना 2018 में जी तो सब ने समझा ये फोग है, यानी कि धुंध निकली हुई है। तो उसका तयन करने के लिए तकरीबन 10 दिन लगे थे कि ये स्मोग है, ये बड़े फोग खुश थे कि अच्छा जी इतनी जल्दी धुंध आ गई और सर्दी नहीं आ रही, धुंध आ गई, सर्दी नहीं आ रही। और बिलीव करें उन रातों को तो हमने देखा कि इतनी ज़्यादा स्मोग थी कि ऐसे लग रहा था कि दूसरा बंदा नजर नहीं आ रहा और वो सब लोग कह रहे थे कि ये फोग है। ये 2018 की बात कर रहे हैं। अब 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गए और इस मामले को हैंडल जो है वो नहीं किया जा रहा या नहीं कर पा रहे। इंतज़ामी इदारे जो हैं वो तो देखते हैं हुकूमत क्या कहती है। अच्छा, हुकूमत इस हवाले से कितनी डायरेक्शन जो है वो सख्त देती है। SOPs पर इसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है पिछले 6-7 साल से। कभी ये रात के टाइम जो हैं वो रेस्टोरेंट्स बंद कर देते हैं, टेक वे रखते हैं, कभी मार्केट्स बंद कर देते हैं, कभी स्कूल बंद कर देते हैं सुबह के वक्त। हाँ। अभी भी स्कूल बंद करने की तजवीज़ है। ये जैसे ही धुंध की तरह की स्मोग आएगी तो ये बंद हो जाएंगे। हाँ। अभी तो इनका टाइम 8:45 किया गया है और 31 जनवरी तक कहा गया है कि ये 8:45 पर स्कूल लगेंगे। मगर मौजूदा सूरत हाल में ये बच्चों को हम क्या देने जा रहे हैं? बच्चे जो हैं मेरा ख्याल है हर दूसरे घर का बच्चा जो अपनी आंखों को ना रगड़ रहा है और ज़ाहिर बात है एलर्जी का बाइस बन रहे हैं और ये लिथल किस्म की स्मोक। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी घरों की छतें, हाँ। सड़कों पे रात को उनकी धुलाई ना हो तो वो ब्लैक हो रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने पिछले साल भी देखी, तो हम ये समझे कि अगले साल तक कुछ ना कुछ नई चीज़ आएगी, बेहतरी आएगी, कुछ ना कुछ नई आएगी कि नई उमंग के साथ लोगों को पता लगेगा कि काम हो रहा है, कोई नई मशीनरी आ गई है, कोई नया इक्विपमेंट आ गया है। इवन के तमाम जितने भी इस चीज़ को चेक करने वाले आलात हैं वो भी नए आ गए हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि आपके इलाके में AQI इतना है, आप घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। हाँ। आप मार्केट्स का सफ़र ना करें, एक गाड़ी के 4 गाड़ी की बजाय एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, मोटर बाइक का इस्तेमाल ना करें, पैदल चलना ज़्यादा सा, यानी कि तमाम चीज़ों के SOPs जो हैं वो बने पड़े हुए हैं। और इस वाले से हमने ये देखा कि शहर में फेस मास्क का जो इस्तेमाल है, जो कि सबसे ज़्यादा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में होना चाहिए, वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। इवन के जिन्होंने शुरू करवाना है उन्होंने भी खुद भी तो नहीं इस्तेमाल कर रहे ना, इस्तेमाल नहीं किया। हमें ये नहीं कि आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। जब आप किसी को राह रास्त पे लाना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले उस चीज़ पर खुद अमल दरामद करना चाहिए, फिर ही कोई उस पर अमल दरामद करता है। देखिए हॉस्पिटल में जाएं तो तमाम लोग फेस मास्क के बगैर घूम रहे हैं।
और इवन के तमाम जो वहाँ का अमला है, तमाम वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी ऐसे ही। मगर मकसद ये कहने कि जब तक हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं कि देखिए ये जो हमारे जितने भी हुक्मरान हमारे आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, टीवी पे आते हैं, जब यही मास्क पहन के आएंगे ना इमरान साहब, तो ऑटोमेटिकली अवाम भी मास्क पहनना शुरू हो जाएगी। उनको एक पैगाम जाएगा कि हमने पहना हुआ है तो हम आपकी भी सेहत का ख्याल आपने रखना और है। सेकेंडली ये देखें दफातर के बाद लिख के लगाना चाहिए, हर जगह पे लिख के लगाना चाहिए कि जी आप ये फेस मास्क का इस्तेमाल कम अज़ कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि एक चीज़ से बचा तो जा सके। जो हम चूँकि माहौलियाती आलूदगी है, सबसे ज़्यादा आपके इधर जो है पोल्यूशन जो है वो आपकी गाड़ियों का धुआं है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। हाँ, उसके बाद आपकी फैक्ट्रीज आ जाती हैं, भट्टे आ जाते हैं, इंडस्ट्री आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका बाइस बनती हैं। फसलों की बाकियात हैं, जिस तरह आजकल जो है वो चावलों की फसलों की बाकियात है, उसको जलाने के लिए जो है इंडिया की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उनमें भी स्मोक जो है वो ज़्यादा आ रही है। मकसद ये कहने का है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शहर लाहौर में आकर रुक जाती हैं। अब ये शहर लाहौर जो है वो आबादी के तनासब से बहुत बड़ा शहर बन चुका है। इसकी पॉकेट्स जो हैं हमें नहीं पता कि कौन से इलाके में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कारोबार हो रहे हैं। जब बंदा जाता है तो फिर पता चलता है जाकर कि ये काम सारे हो रहे हैं। अभी तमाम इन चीज़ों के लिए हमने देखा गया है कि पिछले 1 महीने में जो एक्सरसाइज की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, वो बस हमें ना फ़ोटो सेशन के तौर पे ही नज़र आ रही है। अच्छा, गिरफ्तारियाँ कर लें, जो है दुकान कल भी उन्होंने 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिराए हैं और धुआं देती 234 गाड़ियों के चालान किए, 72 को बंद किया गया। मगर मुझे बात बताएं, ये 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया गया या गिराए हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इनको आपने अभी गिराना था, इनको अभी सील करना था। ये धुआं देती हुई गाड़ियाँ क्या आज आपको नज़र आ रही हैं? ये तो रूटीन के मुताबिक है। इनको एनओसी कौन जारी करता है? इनको सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? आप उनको सर्टिफिकेट ही ना जारी करें, वो गाड़ी बाहर निकल ही ना सके। अब तमाम सूरत हाल जो है इसको लेकर चलना पड़ेगा। एक जो प्लेटफार्म है, देखें एक जो छत होती है उसके नीचे अगर तमाम बड़े जिम्मेदारान बैठ गए ना कि हमने अपने अपने जो महकमे हैं, उनके जो मातहत हैं, उनको आज हमने ये कहना है कि हमें ये नज़र आना चाहिए, तो वो नज़र आएगा आपको। अब देखें कि 14 जो है जब इन्होंने कुछ करना होता है तब हम देखते हैं कि हो जाता है कंजेशन पॉइंट्स के लिए 14 कैंप लगाए। तो मुझे नहीं नजर आता कि उसके कोई फर्क पड़ा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि वो वैसे है ही नहीं है। देखिए तजावज़ा तो वैसे के वैसे ही हैं आपके शहर में, बाजार तो तजावज़ा से वैसे के वैसे ही भरे हुए हैं। आपकी जो मेन शहराएँ हैं वैसे की वैसे ही हैं। आप अगर मोनी रोड पर चले जाएँ या दाता दरबार वाली साइड पर चले जाएँ, आप बिलीव करेंगे कि अगर आप कचहरी रोड, ज़िला कचहरी रोड से जाएं ना दाता दरबार की तरफ, तो वहाँ पे एक अलग सा ही माहौल नज़र आता है। आप भाटी चौक चले जाएं, आप दिल्ली गेट चले जाएं, आप आगे स्टेशन की लारी अड्डा की तरफ चले जाएं, इवन कि आप चले इसको छोड़ दें, हम कहते हैं जी मेन गुलबर्ग की मेन बुलवार्ड जो है वहाँ पे जो है वो दरख्त बहुत ज़्यादा है। और आप यहाँ पे देख लें क्यों ज़्यादा वजह क्या है कि इसकी मेन कॉज जो है वो निकाली गई है कि आपकी गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा है। 700 तक जाता है। अगर देखा जाए पिछले दिनों गुलबर्ग का मैं अगर इंडेक्स बताऊं तो 700 से तजावुज़ किया है। देखें अगर आपका 150 से तजावुज़ कर दे तो ये खतरनाक। अभी ये कॉन्टिन्यूसली 200 अबव 400 तक ये जा रहा है हमारा मजमूई तौर पर। अभी भी मैं आ रहा था ऑफिस तो यही सूरत हाल नज़र आ रही थी। अब ये तमाम सूरत हाल कंट्रोल तभी होने जब मैंने आपने खुद से अपना काम खुद करना है। अच्छा। इंतज़ामिया अपना काम कर रही हो, इंतज़ामिया का काम ये है कि उसने अपने रेट को चैलेंज नहीं होने देना, मगर हमें जगह जगह रेट चैलेंज नज़र आती है। वजह यही है कि आपने अपना काम किया, जो बंदा फुटवर्क करेगा वो बंदा कामयाब होगा। इमरान साहब हम कहते हैं जी लोग अपनी गाड़ियां ना निकालें क्योंकि गाड़ियों की तादाद ज्यादा है। गाड़ियां कैसे लोग ना निकालें जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या हालत है उसकी? मेरे घर के बाहर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आती है जिसको हम यूज कर सकते। फिर हम लोगों ने गाड़ियां ही निकालनी है ना, गाड़ियां निकलनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपका कोरोना आया, ठीक है, सब ने कहा जी आप अपना काम घर में बैठ के कर सकते हैं। हम उन दिनों में भी हम लोग यहाँ पे थे और मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को कोरोना भी हुआ। इसके बावजूद हम मुकाबला करते रहे कि लोगों को जो है बताते रहे कि ये मामला ऐसे है, इस तरह से। मस्जिदों में गए, आपने कहा, इन्होंने कहा कि जी एक बंदा छोड़ के एक जगह खाली स्पेस करके दूसरा बंदा खड़ा हो, आपने एक दूसरे से सलाम नहीं लेना, एक 2 स्टेप्स दूर रहना लोगों से। यानी कि तमाम चीज़ें SOPs का हिस्सा हैं। लारी अड्डास में जाएँ तो अच्छा एक तो माहौल बन गया था, अब उसी तरह का माहौल नहीं बन पा रहा। ये उससे भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक है इस वक्त। क्यों बोला? स्मॉग है। यानी कि आपके शहर में इतनी आलूदगी हो गई है
और आपका हर बंदा जो है वो एक दूसरे टकरा भी रहा है, बिल्कुल। और वो वैसे ही रात को कैफ़े शॉप्स जो चल कैफ़े रहे हैं हैं, हाँ। वैसे ही चल रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स भी वैसे ही चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको बंद करें, कोई इस तरह का तरीकाकार निकाल दें कि उनका डाइनिंग जो है उसमें 12 बंदे जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे 6 कर दें, जहाँ, क्योंकि एलर्जी का मसला हाँ जी, बिल्कुल। बन रहा है ना। अगर आपका वहाँ पे जो होटल मालिक है वो उस वहाँ पे लिख के लगा दे कि मास्क के बगैर आप अंदर नहीं आ सकते, टेक वे की तादाद ज़्यादा बढ़ा दे, ताकि लोग अगर घर में बैठ के लेकिन इमरान साहब, हमारा मौशी एक कह लें कि पैटर्न या सर्कल ऐसा है, अगर मैं ताजर बरादरी की या जो कारोबारी हजरात हैं उनकी बात करूं, तो हम लोग पाबंदी नहीं लगा सकते हैं या बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने किसी इवेंट पे भी जाना हो, शादी ब्याह पे भी जाना हो, तो पहले कारोबार करके वहाँ से पैसे कमा के फिर जाया जाता है, किसी ना किसी चीज़ अटेंड किया जाता है। तो जिस तरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, नज़र तो यही आ रहा है कि या तो कारोबार को बंद किया जाएगा, तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा, विच इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, मुझे लगता है। एब्सोल्युटली यू आर राइट, ये आपने बिल्कुल ठीक है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, मगर तो ये तो फिर कितने सालों तक यही चलता रहेगा फिर क्या? हर साल हम यही करेंगे कि दफातर बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, तालीमी इदारे बंद कर दें, यही करते रहेंगे फिर हम? देखिए, हमें ये बेयर करना पड़ेगा, इसके अलावा हल कोई नहीं है। इसके अलावा कारोबार बंद करना, देखिए कारोबार बंद करने की बात नहीं हो रही, मकसद ये कहने का है कि कोई सोल्यूशन, कोई वज़ीर आला पंजाब कोई आकर बताए तो सही कि हमने चलना कैसे है, हमारा रहन सहन कैसे होना चाहिए, तौर तरीका कैसे होना चाहिए। देखिए, हमें तो SOPs अभी आ जाएंगे ऑफिस की तरफ से भी, ऑफिशियली भी आ जाएंगे, हाँ। मगर जो लोग रहन सहन अपना नकल मकानी करके दूसरे शहरों से यहाँ पे आके बसे हैं, उनको नहीं पता कि कैसे रहना है। वो तो अपने गाँव की तरह ही बस रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह उनके गाँव में सुबह सुबह हरियाली, धूप निकलती है, बड़े आराम से वो चूल्हा भी जलाते हैं छत पे जाकर, वो अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। तो लाहौर शहर, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा शहर हो गया, इतना बड़ा शहर हो गया कि आप 10 दिन भी घूमते रहें तो लाहौर नहीं खत्म होता। तो मकसद ये है कि अगर हमने इस लाहौर शहर की हिफाजत करनी है, ये मॉडल तरीन शहर है, आपके ओरेंट ट्रेन, आपकी मेट्रो बस, आपके तमाम वसाइल इस शहर में मौजूद हैं, आपके रहने सहने का तरीका जो है हर इलाके का अलग अलग है, पॉकेट्स बन गई हैं। अब ये तमाम चीज़ें, फैशन देखें, ट्रेंड देखें, आपका आधे लाहौर का ट्रेंड कुछ हो रहा है, आधे लाहौर का ट्रेंड कुछ हो रहा है। आपके आधे लाहौर के लोग जागते किसी टाइम पे हैं, रात को 4 बजे सोते हैं, सुबह जाकर 3 बजे उठते हैं, यानी कि सुबह नहीं दोपहर भी हो गई। अब वो फिर 3 बजे उठेंगे, अपना काम थोड़ा सा शुरू करेंगे, फिर 5 बजे उनका काम स्टार्ट होगा रात को, यानी कि ट्रेंड बन गया। कुछ लोग सुबह 8 बजे उठते हैं, कुछ सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं वो 4 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी नौकरी को निकलाते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो 8 बजे उठते हैं, यानी कि ये तमाम जो है लाहौर शहर 24 आवर जो है वो चल रहा है। अच्छा, ये शहर जो है ये तेज तरीन शहर हो गया, ये कोई आम शहर नहीं रहा। इसमें आप जब भी जाएंगे रात को 2 बजे भी आप गुजरेंगे, तो आपको गाड़ियां नजर आती होंगी, चहल पहल नजर आएगी। अब इसमें क्या करना है कि इंतजामिया ने अपना काम करना है, शहरियों ने अपना रहन सहन का तरीकाकार अपनाया हुआ है। आप अपने काम में जिस तरह पहले आप स्प्रिंकलिंग करते थे, आप जिस तरह पहले आपकी जो है मिस्ट गाड़ियाँ निकलती थी, पानी का छिड़काव करती थी रात के टाइम, डे के टाइम, मुख्तलिफ सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता था। आप 4-5 सड़कों की ट्रैफिक रोकें, उन दिनों में उन सड़कों पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजेशन होती है, उनमें यहाँ यानी कि फ़र्क आएगा आपको हर चीज़ का, ताकि एक तरीका कार, यानी कि ये नहीं है कि हमने पूरा लाहौर बंद कर देना, मगर लोगों को पता लगना चाहिए, नजर आना चाहिए कि काम इंतजामिया कर रही है, वही चीजें हम लोग बताना चाह रहे हैं। अच्छा, जो पॉइंट्स इमरान साहब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, नहीं ये लोग करते हैं वहाँ पे, जब ये लोग सारे अरबाब इख्तियार बैठते हैं एक छत के नीचे, ये लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, और हमें नजर कुछ नहीं आता। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अगर डिस्कशन होती तो है ये समझ नहीं लगता कि जब हमें एक प्रेस रिलीज आती है तो उसके नीचे 4 करोड़ रुपए का जुर्माना कहाँ से आ जाता है, ये इतनी दुकानें सील कहाँ पे हो जाती हैं। यानी कि आपके 73 मजिस्ट्रेट हैं जिनको इख्तियार दिए गए हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट के, तो आपके मजिस्ट्रेट जब बाहर निकलते हैं वो इतनी दुकानें सील करते हैं, उनका फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए वहाँ पे, अच्छा ये दुकान बंद करने से AQI कम हो जाता है क्या दुकान सील करने से AQI कम हो जाता है? क्या तजावुज़ात खत्म करने से AQI कम हो जाता है? नहीं, इसका मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ेगा जब हम अवेयरनेस देंगे, जब हम लोगों को बताएंगे कि ये इस तरह से काम नहीं होगा, इसको चलाने के लिए हमें भागदौड़ करनी पड़ेगी, और भागदौड़ के लिए आवाम को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अच्छा, अब जैसे ये कहते हैं जी गाड़ियों को, जो धुआं देती गाड़ियां हैं, वो 234 गाड़ियों के चालान किए गए, 72 को बंद किया गया, ये कल की रिपोर्ट है। तो क्या इन लोगों को कहा गया है कि आपने फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, या क्या क्राइटेरिया है उसका?
देखिए कि मैं मुनीबा आपको चालान पहले बता होता है, लोग चालान भरते हैं, वही गाड़ी दोबारा से मुनीबा, सड़क मैं पे आ आपको पहले जाती बता है। दूं, कानून हरकत में आता है तो ये तो फंस गए। अब ये देखिए, ये जो ये फंस गए अपने हैं। ये फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उनकी जान छूटनी है, अच्छा, ठीक है। गाड़ियां बंद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि स्मोक इशू है ना, तो इशू सीरियस है। अब ओके। किसी ना किसी की सिफारिश भी जाएगी कि यार गाड़ी छोड़ दो, फिटनेस सर्टिफिकेट बना लेंगे। अच्छा। छोड़नी भी पड़ेगी क्योंकि लाहौर शहर है, यहीं पे लोग रहते हैं, हाँ सारे जी, एक दूसरे की हाँ माननी जी, पड़ती है। हाँ जी। तो ये चीज, ये हल नहीं है। हल मैं वही ये तो है कि कह रही हम हूँ। इम्प्लीमेंट की तरफ जाएं, हाँ। बजाय इसके कि हम इन चीज़ों की तरफ जाएं। हम इम्प्लीमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? देखिए आपके लारी अड्डास पर जगह जगह बसों पे बाहर लिखा होना चाहिए फेस मास्क के बगैर कि आप यहाँ का आपने, दाखिला, हाँ, नहीं आपको करना टिकट दाखिला। फराहम नहीं की जाएगी। सही, वहाँ लगा दें जैसे कोरोना में था ना आपको कि आपने टिकट- जैसे आपको- एसओपीज का ख्याल yes, रखना है। आपको टिकट फराहम नहीं की जाएगी। सेकेंडली आप ये देखें कि लारी अड्डास में जब 2-3 माह की बात है ना, रक्षों की जो लाइन है वो सीधी करा दें, कंजेशन पॉइंट हम बनाएं, 1 रक्षा 2 रक्षा 3 रक्षे, आर्टरी है वो छोटी हाँ, हो गई है। बिल्कुल। आर्टरी जो है वो 80 फीट खुली है, वो रह गई है 20 फीट, और जो रक्षा है 1 2 3 उन्होंने अपनी टर्न बना लिया है। ऐसे जब गाड़ी आती है तो वो गाड़ी रुक जाती है, वो कंजेशन पॉइंट बन जाता है, वहाँ पे फिर धुआं गाड़ियों का बचता है, जिसकी वजह से जो है आलूदगी जो पैदा हो जाती है। बिल्कुल। आप अभी जरा ग्लिटर इकबाल पर पार्क की तरफ रुख तो करें, आपको सही व्यू नजर आएगा। आपको आज़ादी पुल के ऊपर खड़े होकर सही व्यू नजर आएगा कि यार इतना ज़्यादा, यानी कि आपके एक तरफ मंडी है, दरमियान में लारी अड्डा है, एक तरफ शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, दरमियान में ग्लिटर इकबाल पार्क है, आपके उसके पीछे जाएं कसूरपुरा आ जाएगा, क्रीम पार्क आ जाएगा, आपके पीछे भी वैसा ही माहौल है, आगे भी वैसा माहौल है, अब जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे भी वैसा ही माहौल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी एक्टिविटी वैसी ही हो रही हैं। आप शाम को चले जाएं टूरिस्ट स्ट्रीट, वहाँ पे आज की बजाय कल रश ज़्यादा होगा, कल की बजाय अगले दिन उससे ज़्यादा रश होगा। अब लोग क्या करें, लोगों तो निकलना है, मगर आपने उनके लिए एसओपीज बनाने हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रही, मुख्तलिफ स्टडीज़ भी आ रही है, इमरान साहब कहते हैं जी आप अगर 1 साल इस माहौल में रह लेते हैं आपकी 7 साल की ज़िंदगी कम हो जाती है, तो हमारी तो कितनी ज़िंदगी कम होगी। देखिए ये तो मैं ये समझूंगा साइंसी एतबार से तो वो ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ बीमारियां देखिए किस तरह की हो रही है। मैंने पिछले दिनों कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ। तो मैंने सुना है कि जी उन्होंने कहा जी अगले 9 साल तक तो हम भागदौड़ करके, तो ये चीज़ अगले 9 साल बाद जाके खत्म होगी। 9 यानी साल कि बाद 2034। अच्छा, अब मैंने कहा यार ये 2034 चले, इस साल तो कुछ बेहतर हो गई, फिर 100 में से 10% तो अब नीचे आएंगे। अच्छा। कि हमारा एक्यूए इतना ज्यादा तो नहीं जाएगा। अब एक्यूए जो है वो ज्यादा से वो ज्यादा दिन ब दिन जाता जा रहा है। अब किसी को क्या पता कि एक्यूए क्या है, ठीक है ना, ये तो आम आदमी को इसका पता ही नहीं है कि ये इंडेक्स किस तरह से चेक होता है, शरह आलूदगी क्या है, हमारे गाड़ियों का धुआं किस तरह से निकलता है। अब मकसद ये कहने का है कि एक आम आदमी को क्या लगे कि किसी इदारे के इंटरनल मामला क्या है। इसकी मिसाल यूँ देते हैं, एक आम आदमी को चाहिए कि नजर आना चाहिए कि सफाई हो रही है, उसको नहीं पता उसको पैसे मिले या इदारे को नहीं मिले। उसको तो ये चाहिए कि ये यहाँ पे चाय का ठेला है तो यहाँ से चाय मिलती है, उसको नहीं पता कि चाय के ठेले के पीछे क्या कहानी है। इसी तरह इसके पीछे क्या कहानी है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि जो मुतासरा लोग हैं, जिनको ये जल्दी बीमारियां आ रही हैं, जिनको एलर्जी की बीमारियां आ रही हैं, वो तमाम चीज़ें इसी का हिस्सा हैं, इसी ज़ुमरे में आती हैं। हाँ जी। आप मैं आपको एक छोटी सी बात बता, कल हम ना सफारी पार्क में थे। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे ना एक अच्छा माहौल था, वहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए तो वहाँ पे ना अच्छा लग रहा था कि दरख्तों की ऑक्सीजन भी मिल रही है। 5 बजे का टाइम था, तो आई फील कि वहाँ पे ऐसा लगा कि जिस तरह आप एक ना जगह पे आए हैं और हम हट गए हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा माहौल वहाँ पे। अब जैसे ही हम बाहर आए हैं फिर वही शहर की सड़कों पे, तो वैसे ही फील होना शुरू हो गया कि स्मेल आनी शुरू हो गई। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए रायगंज से आप किसी और शहर से लाहौर में जैसे ही दाखिल होते हैं ना, तो आपको फिजा से ना वो स्मेल आना शुरू हो जाती है, पता चल जाता है आप लाहौर आ गए हैं। मुझे इस शहर में फिर ऑरेंज ट्रेन और जो मेट्रो बस वो देने का क्या फायदा, मुझे इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा, मुझे इस शहर को कंक्रीट करने का क्या फायदा, मुझे इस शहर में बनाने का क्या फायदा, सड़कें बनाने का, अंडरपासेस बनाने का क्या फायदा। होंगे ना जब लाहौर के शहरियों को सुकून का सांस मिलेगा, वो उसका जो सांस है वो बेहतर होगा। हमारी जो ग्रीनरी है वो कम होती जा रही है। अब हम कनाल का इस्तेमाल करते हैं, आप कभी भी ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हमने सालों साल आगे कनाल का ये मेन आर्टरी है जो पूरे लाहौर को डिवाइड किया, तो आप कभी नोट कीजिएगा कि आपको दरख्त बढ़ने की बजाय ना
कम होते हुए नजर नजर आए, आएंगे। बिल्कुल। आप किसी सड़क पे चले जाएं तो आपको दरख्त बढ़ने की बजाय कम होते हुए नजर आएंगे। अब हमें ये समझ नहीं लगती, ये कहते हैं हमने करोड़ों दरख्त लगा दिए हैं पूरे साल में, नजर वो नहीं कहाँ आते पे हैं। लगाते हैं? यही मुझे तो तो लगता है ये मसला है। सारे जो है ना अपनी गली मोहल्लों में लगा देते हैं, मेन शहरों पे लगाते यही तो नहीं है जहाँ समझ से नहीं लोगों ने आती है निकलना कि है। इंतजामिया कहती है हम काम कर रहे हैं, हम इकदामात उठा रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं हम लोग जी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्रैकडाउन्स कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें नजर नहीं आ रही होती, ग्राउंड रियलिटी नजर नहीं आ रही होती, वो भी तो नजर आनी चाहिए ना अगर आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब स्मॉग के हवाले से, और इंतजामिया क्या कर रही है और उसको क्या करना चाहिए उस पर भी हमने बात की। इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, किसी भी माशरे की तरक्की का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो नौजवान नस्ल की तरक्की से जुड़ा हुआ होता है, और कोशिश ये की जाती है कि रियासती और हुकूमती सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और जो साजगार माहौल है उसको यकीनी बना करना उनकी तरक्की को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन ये सब कुछ इसी सूरत में मुमकिन हो पाता है कि जब रियासती और हुकूमती सतह पर नौजवान तबका उनकी सियासी तरजीहात का हिस्सा होता है, जबकि हमारे यहाँ इसके बरक्स होता है कि इलेक्शन से पहले जो यही नौजवान यूथ होती है सियासी क़यादत का नारा होती है और बाद में उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो आज के नौजवान को ख़ुद से ही कुछ करना होगा। उसके पास ये है, उसके पास वो है, हम जो सोशल मीडिया पर फैसिनेट हो जाते हैं और वो चीज़ें देखकर हम अपनी मंजिल से हट जाते हैं, इससे बचना होगा हमें। और किस तरह हम अपने चैलेंजेस को जो कि हमारी लाइफ में आते हैं उनको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। कहते हैं कि खुद ही को बुलंद कर इतना, तो वो खुद ही जो है हमारे अंदर की, जिसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा है, तो इसको किस तरह जान सकते हैं और इसको किस तरह बुलंद कर सकते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए अहमद जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। अहमद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं इस बात पे अप्रिशिएट देता हूँ आपको कि जो आपने ये टॉपिक चूज़ किया है, ये इस वक्त हमारे यंगस्टर के लिए इंतहाई अहम है। बल्कि मैं इस पर यूँ कहता हूँ कि इस वक्त हमारे यंगस्टर इनर में तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और शदीद कम्प्लेक्स का शिकार तो ये हो सबसे चुके हैं। बड़ी, ये जो तमाम तर चीज़ें आपने बताई हैं जिस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, ये सोशल मीडिया का इसमें कितने % रोल है? अच्छा, मेरा जो काम है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का है। मैंने बहुत से स्टूडेंट के साथ काम किया है, मैं कर रहा हूँ, और बड़े हाई प्रोफेशनल लोग भी मैंने देखे हैं। तो नॉलेज तो है, उनके पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनकी पर्सनैलिटी नहीं है, उनकी ग्रूमिंग नहीं है। वो स्ट्रेस में है, वो तनाव में है, वो प्रेशर में है, और डे बाय डे उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे उनकी तन्हाई बढ़ती जा रही है, डे बाय डे उनका जो अंदर का लेवल है ना तनाव का, वो बढ़ता जा रहा है। क्या ये सोशल मीडिया की वजह तो से भी इसमें है? मल्टीपल रीज़न है। एक रीज़न ये है कि जो फेक दुनिया सोशल मीडिया ने बना दी है, दिखा दी है और बढ़ा चढ़ा के दिखा दी है, तो हमें लगता है कि वो सोशल मीडिया वाली लाइफ रियलिटी बेस पे है। हकीकत में यह है कि जो सोशल मीडिया वाली लाइफ है और रियलिटी में जो लाइफ है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो हमारा यंगस्टर, क्योंकि अभी उसके अंदर किसी ने पेशेंस को डेवलप नहीं किया, उसके अंदर वो स्टेमिना क्रिएट नहीं किया कि भाई साहब ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये फेक हैं, ये इमेजिनेशन है, ये रियलिटी नहीं है। तो वो क्या करता है, सोशल मीडिया को देखता है, वो इमेजिनेशन क्रिएट करता है और उस इमेजिनेशन में रहना शुरू कर देता है। जब वो इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती तो क्या होता है कि उसका अपना स्ट्रेस लेवल, अपना तनाव का लेवल बढ़ जाता है। तो फिर किस तरह, जिस तरह मैंने बात की कि हमें खुद ही को जो है ना पहचानना होगा, तो ये खुद ही है क्या? हमारे नौजवानों को थोड़ा सा बताएं कि ये खुद ही क्या है और उसको किस तरह वो पहचान सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं जवानों को ये कहता हूँ कि आपको अपने बारे में,
आपके पास गाड़ी है या नहीं है, आपके पास बड़ा घर है या नहीं है, आप अच्छी ड्रेसिंग करते हो या नहीं करते हो, आप सोसाइटी के मेयारात पे पूरा उतरते हो या नहीं उतरते, यू आर यूनिक, यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। कहो ना अपने आप को, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। कहो ना अपने आप को। क्या गाड़ी, आपको बड़ा होने के लिए गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो इसका मतलब आप खुद बहुत छोटे हो, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों का सहारा ले रहे हो। तो खुद ही का मतलब क्या है, आप यूनिक हो। बल्कि एक और टर्म मैं इस पे यूज करता हूँ कि आप रिसोर्सफुल हो। अच्छा। आपको रिसोर्सफुल बनना नहीं है, सही। आपके पास सब कुछ है, आपको सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक। तो अगर आप खुद ही की डेफिनेशन करना चाहते हो तो अपने बारे में आज से ये कहना शुरू कर दो कि आई एम यूनिक, आई एम टैलेंटेड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव, आई एम इंटेलिजेंट। यानी मुझे दुनिया का सहारा नहीं चाहिए, दुनिया से कोई फीडबैक नहीं चाहिए, मैं यूनिक था, यूनिक हूँ, यूनिक रहूँगा। अच्छा, दूसरा, अब हमारी नौजवान जो यूथ है उनका माइंडसेट ये है कि बिलफर्ज अगर हम एक लड़का जो है बाइक पर जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, अब वो देखता है यहाँ तो सोशल मीडिया पर दूसरे बच्चे यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, साथ साथ उनके प्रोटोकॉल्स भी हैं, या सोशल मीडिया पर वो डिफरेंट लोगों को देखता है, तो उसके पास जो चीज़ है ना, जो उसको कह ले के आइडेंटिफाई करती है, गाड़ी समझ ले या मोटर बाइक समझ ले, वो उससे भी कह ले कि नाराज़ हो जाता है कि मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए। अब उससे ज़्यादा उसको चाहिए, वो डिफरेंट जो है ना वो वेज निकालेगा, कर्ज लेगा, किसी से नहीं मिलेगा, या किसी दोस्त को कहेगा कि मुझे पैसे चाहिए, नहीं मिलेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। तो ऐसे फिर मामलात में क्या करें जहाँ पे इर्द गिर्द आपका माहौल ही ऐसा है? अच्छा, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एट अ टाइम आपका दो किस्म का माइंडसेट चाहिए आपको ज़िंदगी में ग्रो करने। एक सेटिस्फैक्शन वाला माइंडसेट, जो हूँ, जैसी लाइफ है, मैं इस पे पूरी तरह से मुतमिन भी हूँ और खुश भी हूँ। यानी अभी जैसा लाइफस्टाइल है, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसा घर है, जैसी ड्रेसिंग है, जैसा मेरा सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें मैं पूरी तरह से खुश हूँ, मुतमिन हूँ। और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट कौन सा? यानी इस लेवल से आगे वाले लेवल पे जाना है, इस स्टेप से आगे। बाइक है लेकिन बाइक पे मैंने रुकना नहीं है, बाइक से गाड़ी के लिए एफर्ट करनी है। अगर गाड़ी है तो उससे अगले लेवल पे एफर्ट करनी है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। एक लेवल पे मैं खुश भी हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुतमिन भी हूँ, स्ट्रेस में नहीं हूँ, प्रेशर में नहीं हूँ, कंपैरिजन में नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरे में मेरा कौन सा माइंडसेट है? ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब मुझे आगे बढ़ना है। मेरा आज का दिन कल के दिन से सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कल था, अगर आज भी वैसा हूं तो मैं ग्रो नहीं कर रहा, फिर मैं ग्रो करने वाला नहीं हूं, एक जिंदा लाश हूं। तो दोनों माइंडसेट हमने क्रिएट कर लिए। लेकिन क्या होता है कि हम मार्केट में दाएं बाएं, इर्द गिर्द रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उनका लाइफस्टाइल नोट करते हैं। और वो लाइफस्टाइल हम अपने बारे में सोचते हैं कि ये लाइफस्टाइल, तो क्या आप डिजर्व करते हो उस लाइफस्टाइल? क्या उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उतनी एफर्ट डाल रहे हो? क्या आप उस गाड़ी के लिए एलिजिबल हो? क्या वो गाड़ी आपकी नीड है? ये क्वेश्चनिंग माइंडसेट से क्रिएट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या वो चीज़ें मेरी नीड हैं। अच्छा, पहली बात, या क्या उस चीज़ के लिए मैं डिजर्व भी करता हूँ या नहीं। सिंपल लफ्जों में, क्या उस चीज़ की मैंने प्राइस पे की है? वो बड़ी गाड़ी पे जा रहा है तो उसने बड़ी प्राइस पे की है, तो आप वो प्राइस पे कर रहे हो। आप सारा दिन सोते रहते हो, आप सारा दिन वेस्टेज ऑफ टाइम करते रहते हो और आपकी अंदर कम्प्लेक्स का शिकार हो, वो गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है, वो घर मेरे पास, वो ड्रेसिंग में, तो भाई नहीं है ना, तो आप डिजर्व नहीं करते। तो दो माइंडसेट क्रिएट कर लिया आपने, ग्रोथ माइंडसेट और सेटिस्फाइड माइंडसेट, कि अपनी लाइफ से खुश भी हो, अपनी लाइफ से मुतमिन भी हो और आगे भी बढ़ते जा रहे हो। और ऐसे इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा मैंने ये कहा कि क्या वो आपकी नीड है, क्या आप, और दूसरा आप डिजर्व भी करते हो। अगर आपकी नीड है तो उसके लिए डिजर्व करना पड़ेगा, और डिजर्व के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगी, और एफर्ट के लिए आपको दिन रात स्ट्रगल करनी पड़ेगी जितनी वो स्ट्रगल कर रहा है। अदरवाइज आप अपने आप के बारे में नेगेटिव रहोगे, रिमार्क्स देते रहोगे, कंपेयर करते रहोगे और अपने आप को दुखी करते रहोगे। अच्छा, अब अहमद साहब, ये सिर्फ हमारे बड़े बच्चों में या टीनेजर्स में नहीं है, जो लोग, जो बच्चे कह लें कि स्कूल गोइंग भी बच्चे हैं ना, तो वो भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कह लें कि ऑब्ज़र्व करते हैं, या उनको भी ये टारगेटेड फील होता है। तो अब वो इस तरह नहीं सोच सकते हैं कि हमने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, अपने अपने माइंडसेट को किस तरह ग्रोथ में लेकर आना है, डिफरेंट चीज़ों को ऑप्ट करना है।
उन बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे, पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए? बिकॉज वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बैठते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, फिर वो फील करते हैं कि शायद हमारे में कोई कमी है, या हमारी फैमिली उस तरह एफर्ट नहीं कर रही है, या हमें वो प्रोवाइड नहीं कर रही है जो बाकी हमारे फ्रेंड्स को दिया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं। तो उनके हवाले से क्या पेरेंट्स को खास तौर पर आप बताएंगे? अच्छा, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई बच्चा बाय बर्थ कंपैरिजन करता है? क्या बाय बर्थ कोई बच्चा ऐसा होता है जो सच नहीं बोलता, ईमानदार नहीं होता? हमने माना कि नहीं, ऐसा नहीं है, बाय बर्थ सारे सच्चे होते हैं, कोई कंपेयर नहीं करता, सारे एक ही तरह से एक ही नेचर के साथ पैदा होते हैं। लेकिन जिस माशरे में रह रहे हैं, जैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे रिलेटिव्स हैं, जैसे दोस्त अहबाब हैं, उस माहौल में ना चाहते हुए भी आपका सबकॉन्शियस प्रिंट कर लेता है उस बिहेवियर को, उस रवैये को। अब वो ना चाहते हुए कंपैरिजन में चला गया। हाँ। वो नहीं चाह रहा, लेकिन जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में उसका उठना बैठना रहना जीना है, उस इन्वायरमेंट में वो ना चाहते हुए कंपैरिजन में खुद ब खुद चला गया। तो यहाँ कैसे इन बच्चों पे काम करें? सबसे नंबर 1 स्टेप ये है कि पेरेंट्स को आपको अवेयर करना पड़ेगा। अच्छा। पेरेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा। पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने माओ के साथ बेशुमार ट्रेनिंग करवाई हैं, तो मैंने देखा जब मैंने मर्ज़ को ये बताया है कि आपका बच्चा ये है, इसका टैलेंट ये है, इसकी डिस्कवरी ये है, लिटरली बहुत सी माएँ रो रही थी कि आज तक तो हम इसे उस वे में ट्रीट ही नहीं कर पाए, आज तक हम उस वे में देख ही नहीं पाए। हमने जो ग्लासेस लगाई थी वो सोसाइटी वाली लगाई थी, इस ग्लास के साथ देखे नहीं है जो बच्चे की थी। तो इसका हल क्या है? पेरेंट्स की ट्रेनिंग, पेरेंट्स के साथ अवेयरनेस, पेरेंट्स को बावर करवाया जाए आपका बच्चा यूनिक है, इस बच्चे को कंपैरिजन में नहीं डालना। नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चा खुद जब कंपैरिजन में आ जाता है। अब बिलफर्ज के एक बच्चा जो है जिसके पेरेंट के पास बाइक है, वो गाड़ी अफोर्ड नहीं करते और उसको स्कूल बाइक पे छोड़ने और लेने जा रहे हैं। एक बच्चा जो उसका दोस्त है वो गाड़ी पे आ रहा है, उसको पिक एंड ड्रॉप गाड़ी पर मिल रहा है, तो वो फिर उस चीज़ को फेस करता है, वो चीज़ देखता है, फील करता है, और वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि जी मैंने गाड़ी पे जाना है, मैंने बाइक पर नहीं जाना, लोग बच्चे मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस सिनेरियो में फिर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उसकी किस तरह इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, अगर तो आपने बच्चे के माइंड के अंदर ये चीज़ें प्लांट कर दी हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें अहम हैं, उस पर वो डिस्कस करेगा। अदरवाइज अगर कुछ बच्चा ऐसा रिमार्क्स देता है या ऐसा फीडबैक देता है या ऐसे क्वेश्चन करता है, तो इन सवालों का जवाब डिस्कशन के ज़रिए है। अच्छा, आपको बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा प्रॉपर, आपको बच्चों के प्रॉपर सवाल सुनने पड़ेंगे और आपको बच्चे के साथ बैठ के प्रॉपर उसको जवाब देना पड़ेगा और उन सवालों का उससे मुतमिन करना पड़ेगा कि उनके पास जो चीज़ें हैं, अगर वो हैं तो क्यों हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो क्यों हैं, और अगर आपको चाहिए तो कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। यानी मैं अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ, आपको बच्चों के तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तब भी, अगर आपको बुरे लगते हैं तब भी, अगर उन सवालों में आपको लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, फिर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। जितने ज़्यादा सवाल वो करेगा उतने ज़्यादा आपको जवाब देने पड़ेंगे। उन जवाबों में से बहुत से जवाब आपको मुतमिन करने के लिए होंगे, उस बच्चे की पर्सनैलिटी को मुतमिन करने के लिए। अदरवाइज वो कम्प्लेक्स का शिकार रहेगा। देखें, सवाल उठेगा सवाल, तो वो साथ वाला गाड़ी में आ रहा है और मेरे पास साइकिल भी नहीं है, वाई। ठीक है, यहाँ या तो आप अपने आप को कहोगे मैं फंस जाऊंगा कि मैंने आज तक स्ट्रगल नहीं की, मैंने तो वहाँ फिर आप कैसे उनको मुतमिन करते हो, इट्स अप टू यू। ये इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि बच्चे की जो सोशल इंजीनियरिंग होती है उसके करियर पे किस तरह असरअंदाज होती है? जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जो आप ऑब्जर्व करते हो, जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, आप नहीं भी चाहते आप वैसे बन जाते हो। अच्छा, आपको नहीं पता चलेगा आपका रवैया कब बदल गया, आपको नहीं पता चलेगा आपकी टॉक कब बदल गई, आपको नहीं पता चलेगा आप अग्रेसिव कब से शुरू हो गए होना, आपको नहीं पता चलेगा आप सॉफ्ट कब से शुरू हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। इस माहौल ने, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, हाँ, इस रूम में एसी चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि एसी की हवा आए, लेकिन हवा आएगी। मैं नहीं चाहता कि मुझे ठंडक फील हो, कूल फील हो, लेकिन मैं फील करूँगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है। अब बच्चे ने वो चीज़ें अडॉप्ट की ना चाहते हुए, आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चे के मूड क्यों चेंज हो रहे हैं, लेकिन होंगे। आपको नहीं पता चलेगा बच्चा गुस्सा क्यों करना शुरू होगा, लेकिन करेगा। आपको नहीं पता चलेगा बच्चा चुप रहना क्यों शुरू होगा, लेकिन हो गया। तो वो ना चाहते हुए भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे असरअंदाज हो रहे हैं। हल क्या है? अच्छा दिखाओ, अच्छा ऑब्जर्व करवाओ, अच्छा सुनाओ, अच्छा बताओ,
उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है कि आपके माहौल बड़ा डिपेंड करता है कि आप बच्चे को Exactly. माहौल क्या दे रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन बाहर का जो माहौल है उसमें तो पेरेंट्स साथ नहीं है ना, उसमें क्या करें फिर? अच्छा, जहाँ लगता है कि पेरेंट्स साथ नहीं है तो आपने क्या करना है कि पेरेंट्स क्या करें, टॉक थेरेपी से कहते हैं, डिस्कशन इसे कहते हैं। आप जब भी आपको फील हो कि थोड़ा सा इस बच्चे के रवैये में चेंज आया है, यानी पहले रवैया ऐसा कभी भी नहीं था, कभी भी रूट लहजे में बात नहीं करता था, बिठाएं बच्चों को अपने साथ, डिस्कशन करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप आज क्लास में क्या ऑब्जर्व किया, आज स्कूल में आज क्या ऑब्जर्व किया, आज क्या सीखा, आज किन दोस्तों के साथ बैठे हो, वहां से आप ऑब्जर्व कर लेते हो कि कहीं ना कहीं इस बच्चे की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा ऐड हो रहा है जो ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तो देखें कि आपके बच्चे की सराउंडिंग्स कैसी है, दूसरा आप उसको किस तरह का माहौल फराहम कर रहे हैं, दूसरा कि ना आपने खुद कभी कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है और ना ही अपने बच्चों को या अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं या आपके जानने वाले आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ना ही आपको उनको जाने देना है। तो जो है उसके ऊपर शुक्र अदा करें और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करें। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे साथ अहमद जैदी मौजूद थे। अहमद, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और इसके हवाले से हमें आपने बताया है, कुछ टिप्स उन्होंने दी है कि किस तरह पेरेंट्स और ख़ासतौर पर जो कि कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं उन्होंने किस तरह इस चीज़ से बचना है। तो इसी नोट पर मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।